Hi guys, welcome back to my channel. And today I am going to talk about a place, a trip that is really special for me. And it's special because it was my first international trip. And I'm going to talk about Vietnam. And whoever is planning for Vietnam or their first international trip, this video is actually for you. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। पहला, वियतनाम की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको ट्रैवल करने में इजी हो। सेकंड, जो मैंने अपने लिए ट्रिप प्लान किया था 9 डेज़ का, मैं वो आपको पूरा शेयर करूँगा। और थर्ड, जो मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वियतनाम में, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ खा सकते हो, उसका एक पूरा अच्छा खासा एक लिस्ट है। तो वो मैं आपको थर्ड पार्ट में शेयर करूँगा और उससे आप अपनी एक हफ्ते की, 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की, जितने भी टाइम की आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, उसमें आप उसको यूज़ करके एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ वीज़ा। वियतनाम में ई वीज़ा लगता है और आपको फिज़िकली कहीं अपना पासपोर्ट देने की या कहीं ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है, विच इज़ evisa.gov.vn, और उसमें आप जाके डायरेक्टली अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको, अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे और वेबसाइट भी मिलेंगी, जो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बट इस वेबसाइट पे आपको $25 का फ़ीस है, उतना पे करना है। बाकी जगहों पे आपको 4,000 5,000 रुपये ऐसे कुछ भी चार्ज करते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। प्लस आपको इसमें वीज़ा 3 से 4 दिन में या 5 दिन में मैक्सिमम मिल जाता है। मुझे 2 दिन में मिल गया था, विच इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। सो वीज़ा लेना वियतनाम का बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सेकेंड थिंग इज़ करेंसी। सो इधर इंडिया का 1 रुपया, वियतनाम का लगभग 300 करेंसी है। उनका उनका करेंसी है वियतनामीज डोंग। सो वेन एवर यू गो देयर, उधर आपको करेंसी नोट में मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो 1000 डोंग का है, जो उसको वो 1K बोलते हैं। तो आपको 1000 डोंग जो है वो इंडिया का लगभग 3 रुपये है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे तो मतलब मिनिमम 1,000, फिर 2,000, 5,000, 10,000 का जो नोट है वो बेसिकली यूज़ होता है। 1,000 2,000 का कोई यूज़ भी नहीं करता है। और 10,000 के बाद 20,000, 50,000। अगर आपको अगर जैसे पानी का बॉटल लेना है तो पानी का बॉटल रफली अराउंड 20-30 के का मिल जाता है आपको। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो 60 रुपीज़ के आसपास बनेगा। तो उस तरीके से करेंसी है वहाँ का यूज़ होता है। वहाँ पे आप जब भी लोकल शॉपिंग कर रहे हो तो करेंसी, तो कैश यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। लोकल शॉपिंग कर रहे हो या कहीं लोकल खा रहे हो तो। नहीं तो आप एक फॉरेक्स कार्ड ले सकते हो, स्कैपिया या फिर नियो का, काफ़ी रिकमेंडेड है वो। तो अगर कहीं पे भी आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है सिम कार्ड। अब सिम कार्ड के लिए वीएटल मैंने यूज़ किया था, जो लगभग 600-700 रुपये का था उसका पैकेज, एक हफ्ते का। और चल रहा था अच्छा, सब जगह नेटवर्क था। मैंने एक केव में भी गया था, वहाँ पे भी मतलब उसके आसपास एरिया में नेटवर्क था। और अगर कहीं ऑफ बीट ऑफ कंट्री साइड जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको नेटवर्क मिल रहा है, तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। देर आर सम ऐप्स जो आपके पास होना चाहिए जब आप वियतनाम जा रहे हो। सबसे पहले आता है ग्रैब। ग्रैब जो है वो यहाँ का, वो स्विगी और ऊबर का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये मान लो उसमें आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, उसमें आपको टैक्सी भी मिल सकती है। तो ग्रैब ज़रूर आप डाउनलोड करके रखना। उसके अलावा वन टू गो एशिया एक ऐप है, जिससे आप सारी ट्रेन बसेस बुक कर सकते हो वियतनाम में जितना भी आपको ट्रैवल करना है। और एक और ऐप है क्लूक। सो वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपको कहीं अम्यूज़मेंट पार्क पे जाना है या फिर कहीं बोट राइड के लिए जाना है, तो उसमें क्लूक काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। आप उसका प्राइस और नॉन लोकल प्राइस कंपेयर कर सकते हो। अगर आप क्लूक पे सस्ता मिलता तो आप क्लूक बिल्कुल डाउनलोड करना। और वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, बजट हॉस्टल मिलते हैं, मतलब 400-500 रुपये इंडियन करेंसी से लेके 900 तक में आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। मोस्टली सब जगह हॉस्टल है, हॉस्टल का कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और होटल भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। यूज़ हॉस्टल वर्ल्ड या फिर booking.com फॉर हॉस्टल्स फॉर योर स्टे। तो उस पर अच्छा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यस, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसमें मैं अपनी ट्रिप के बारे में बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने वियतनाम के लिए 9 दिन का ट्रिप प्लान किया था, जिसमें मैंने हनोई से स्टार्ट किया था। हनोई जो वियतनाम का कैपिटल है। तो जैसे ही मैं हनोई में लैंड किया, सबसे पहले मैंने अपना जो डॉलर्स में लेके आया था उनको एक्सचेंज कराया। सारे पैसे नहीं एक्सचेंज कराए, 20-30% मैंने एक्सचेंज कराया था। और एंड देन आई यूज़ दैट कैश टू परचेज माई बस टिकट
टू द सिटी सेंटर, वहाँ से बस बहुत ईजी मिल गया था। और मैंने एक सिम कार्ड भी वहीं एयरपोर्ट से ही खरीद लिया था। तो सिम कार्ड मेरे पास आ गया था, कैश मेरे पास आ गया था, बस की टिकट से मैं सिटी पहुंच गया था। तो जैसे ही मैं सिटी पहुंचा, वहाँ पे मैं अपने हॉस्टल गया। हॉस्टल में मैंने चेक इन किया और वहाँ पे मैंने सबसे जाके पहले ये पूछा कि यहाँ पे लोकल खाना कहाँ मिलता है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट प्लेस आपको गाइड करने के लिए। तो आप एक अच्छा सा हॉस्टल बुक कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेशन बता दूंगा मैंने कौन सा हॉस्टल बुक किया था। और मैं लगभग दोपहर के आसपास पहुंचा था, तो शाम तक पूरा हॉस्टल में वाइब आ गया था, पार्टी वाइब था। मेरा एक पार्टी हॉस्टल था, तो उसमें पूरा पार्टी का सीन था वहाँ पे। पूरा रात हम लोग पार्टी किए और नेक्स्ट डे मैं अपने मेन एक्टिविटी के लिए हॉस्टल से चेकआउट करके एक जगह गया जिसका नाम है कैडबा। सो कैडबा एक आइलैंड है हनोई के पास, जो कि काफ़ी अच्छा एक लैंडस्केप देता है, पूरा ओशन के अंदर है। और वहाँ पे एक क्रूज़ होता है। आधे दिन का बस पकड़ के मैं कैडबा गया, वहाँ पे अपने हॉस्टल में चेक इन किया, थोड़ा कैडबा आइलैंड एक्सप्लोर किया। वहाँ पे आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो पूरे आइलैंड में घूमने के लिए, बहुत ही प्यारा आइलैंड है। और फिर अगले दिन थर्ड डे सुबह मेरा क्रूज़ था। वो 1 डे फुल डे क्रूज़ रहता है। उसमें आपको केव्स में कायाकिंग कराते हैं और फिश मार्केट में घुमाते हैं, खाना सब इंक्लूडेड होता है उसमें। काफ़ी अच्छा था वो, मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैडबा करो। काफ़ी लोग हालोंग बे करते हैं और कैडबा आइलैंड का जो है लानहा बे है। तो दोनों सेम लैंडस्केप के हैं, सेम ही एरिया में है, बस वो बाउंड्री है उसमें। तो बस उतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हालोंग बे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा क्राउडी है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, इसलिए मैंने कैटबा किया क्योंकि वो सेम लैंडस्केप दे रहा था और कम क्राउडेड था। और वो एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद जब मैं वापस कैटबा से हनोई आया, तो मैंने एक ट्रेन करी। मेरी एक ओवरनाइट ट्रेन थी डोंग होई के लिए। अब डोंग हुई जो है वो वियतनाम के सेंटर में करीब करीब पड़ता है। और वहाँ से एक जगह है फोंगना। फोंगना इज़ द लार्जेस्ट केव सिस्टम इन द वर्ल्ड। दैट वाज लाइक इसको तो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे भी एक दिन का केव ट्रैक बुक कर रखा था अपना। तो मैं जैसे ही फोंगना में अपने हॉस्टल पहुँचा, तो पता चला कि मेरा वो केव ट्रैक कैंसिल हो गया है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने अपने हॉस्टल में कांटेक्ट किया कि मुझे कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कर सकते हैं ऐसे करके। तो वो हॉस्टल काफ़ी अच्छा था, उसका जो लेडी थी ओनर, तो उन्होंने मेरे लिए एक 2-3 ऑप्शन निकाले और उसमें से जो बेस्ट था उन्होंने मुझे रेकमेंड किया और मेरे लिए बुक कराया उन्होंने, लास्ट मिनट पे उन्होंने बुक कराया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। तो अगर आपको कुछ भी प्लान करना है, आप हॉस्टल को कॉन्टैक्ट करो डायरेक्टली, वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने वो केव ट्रैक किया और रात में मैं फिर से एक और ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के आ गया दनांग। दनांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी जगह है, सारे टूरिस्ट दनांग जाते हैं। दनांग में एक बहुत ही फेमस जगह है बाना हिल, जो कि जहाँ जाने के लिए आपको रोपवे से जाना होता है। और वो काफ़ी फेमस जगह है, तो मैं वहाँ नहीं गया। मैं उसके एकदम बाजू में जो छोटा सा टाउन है होयान। होयान जिसको हम एक लैंटन सिटी कहते हैं, लैंटन कैपिटल है वो वहाँ का। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे 3 दिन था, मतलब 2 रात था। और मैंने वहाँ पे पहली बार काउच सर्फिंग भी ट्राई किया। सो काउच सर्फिंग एक कम्युनिटी है जो वियतनाम में काफ़ी एक्टिव है, इंडिया में भी थोड़ी बहुत एक्टिव है, बट बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो वहाँ पे मैं काउच सर्फिंग के थ्रू एक लोकल के घर में रुका था। तो उनका जो घर था वो बैक वाटर्स में था, जैसे केरला में बैक वाटर्स है वैसे ही होयान में भी बैक वाटर्स है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा होयान का टूर दिया था। और होयान में मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने होयान में लिया था, एक कुकिंग क्लास का था जो जिसमें मैंने पहली बार फ़िश बनाई थी, विच वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था वो। और वहाँ पे एक लैंटन मेकिंग क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा कोकोनट बोट होती है एक राउंड शेप की, वो मज़ेदार होती है, अच्छी होती है। वहाँ के लोकल मार्केट में आप घूमो, कॉफ़ी ट्राई करो। तो होयान इज़ नाइस। फिर दनांग में 1-2 बीच हैं, वहाँ पे आप चिल कर सकते हो। और फिर उसके बाद मेरा लास्ट स्टॉप था दनांग से होचिन मिन। तो उसके लिए मैंने फ़्लाइट लिया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो मैंने फ़्लाइट बुक किया, होचिन मिन आया। होचिन मिन में सिर्फ एक ही दिन था, मतलब मैक्सिमम शायद 20 घंटे था। तो उसमें मैंने एक वहाँ पे टनल सिस्टम है बहुत फेमस, कूची टनल, वो एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत सिटी सेंटर देखा और बस फिर मैं रिटर्न आ गया। तो दिस वॉज होल 9 डे ट्रिप। मतलब मैं सैटरडे को निकला और नेक्स्ट संडे को मेरा रिटर्न था। तो इट वॉज़ रियली नाइस। यस, सो अब आता है इस वीडियो का लास्ट पार्ट जिसमें मैं आपको वो हर चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने वियतनाम में डिस्कवर की। खाना, जगह, एक्सपीरियंसेस जो मैंने किए, जो नहीं किए, मैं आपको सब की एक लिस्ट बताने वाला हूँ। सो द थिंग इज़, वियतनाम में हर एरिया का अलग वेदर है।
सो इफ़ यू जस्ट हैव 1 वीक तो आप कोई एक सेक्शन पिक कर सकते हो, नॉर्थ, सेंटर या साउथ। तो अगर उस टाइम पे जब आप जाना का प्लान कर रहे हो, उस टाइम पे अगर उधर ड्राई सीज़न है तो वो बेस्ट है। अगर उस टाइम पे मानसून है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे टाइम बारिश होगी, आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो एक बार आप जब जाने लगो तो एक बार वेदर चेक करना कि आप जिस टाइम प्लान कर रहे हो उस टाइम पे कौन सा एरिया अच्छा है। क्योंकि मैं जब गया था तो मेरे केव्स का जो ट्रैक है वो पूरा कैंसिल हो गया था क्योंकि बारिश थी। तो मेरे को दूसरा एक केव का ट्रैक बुक करना पड़ा, बट लकीली वो मिल गया मुझे, नहीं तो सब मेरा पूरा प्लान ख़राब हो जाता। एंड सो दिस वॉज अबाउट वेदर। द अदर थिंग इज़ दैट फूड यू कैन ट्राई। अगर आप हनोई से आ रहे हो तो आप बान मी ट्राई कर सकते हो, फो ट्राई कर सकते हो। सेम चीज़ आपको साउथ में अगर आप ट्राई करोगे हो ची मिन में तो वो आपको एकदम अलग टेस्ट देगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अलग अलग है वहाँ पे। और आप नॉर्थ से साउथ कर सकते हो, साउथ से नॉर्थ कर सकते हो, सिर्फ नॉर्थ कर सकते हो, सिर्फ सेंटर या सिर्फ साउथ भी कर सकते हो। सो लेट मी एज्यूम कि आप नॉर्थ टू साउथ कर रहे हो तो उसमें लाइक फर्स्ट ईयर गो कमिंग टू हनोई। हनोई में ट्रेन स्ट्रीट ज़रूर जाना। वहाँ पे एक इंसेंस विलेज है, अगर आप वहाँ पे स्कूटी रेंट कर रहे हो तो इंसेंस विलेज जा सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कैटबा आइलैंड ज़रूर जाना। कैटबा आइलैंड में बहुत ही अच्छा क्रूज़ होता है। कैटबा आइलैंड के बाद अगर आपको ट्रैकिंग और माउंटेन्स का शौक है तो आप नॉर्थ में जाओ। सापा है एक बहुत ही अच्छी जगह है, जो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है फैंसी पैन, वहाँ तक के लिए केबल कार है, उसमें जाओ। और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे रोड ट्रिप होती है, हाजियाँ लूप बोलते हैं उसको, वहाँ पे आप जा सकते हो। और एक चाइना और वियतनाम के बॉर्डर पे एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल है, उसका नाम बान ग्योक फॉल्स है। वो विज़िट करो। वापस हनोई आओ, हनोई से फिर आप निनमिन जाओ। निनमिन में एक मुआ केव है, बहुत ही अच्छी है। निनमिन जो है वो वहाँ का एक एंशियंट कैपिटल है, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। उसके बाद आप दोंग होई आ सकते हो, दोंग होई से फोंगना, जैसे मैंने फोंगना में केव किया। केव ट्रैक में क्या है, वहाँ पे एक कुछ केव्स हैं जो आप एक दिन में 2-3 केव्स कर सकते हो। वो ट्रैक नहीं है, वो नॉर्मल आपका पूरा रास्ते बने हुए हैं वहाँ पे, वो कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने ट्रैक किया था वैसा आप एक दिन का ट्रैक कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो आप 2 दिन 3 दिन भी वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो वहाँ पे कुछ कुछ केव्स हैं जिनमें कैंपिंग भी होती है। उसके बाद जब आप दोंगहोई से दनांग आओगे तो ट्रेन से आना, और ट्रेन में ना एक रास्ता आता है जहाँ पे उसका नाम है हाईवान पास। सो हाईवान पास क्या है, वो समंदर के एकदम बगल से रेल ट्रेन निकलती है। काफ़ी हाइट पे है वो, बट वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं जब सुबह सुबह उठा था तो मैंने देखा भाई साहब वो तो क्रेजी सीन था उसका। फिर दनांग में आके आप मार्बल माउंटेन जा सकते हो, बाना हिल्स जा सकते हो। होयान तो जाना ही यार, होयान मेरे को तो बेस्ट लगा वियतनाम का। वहाँ पे लैंटन बोट राइड और पूरा मतलब वो जो विलेज है लैंटन का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुकिंग क्लास करो, कोकोनट विलेज में घूमो। और फिर उसके बाद एक जगह आती है दलात। दलात काफ़ी टूरिस्टी है, वहाँ पे आप जा सकते हो, ऑप्शन है अच्छा एक। फिर वहाँ पे एक रेड सैंड ड्यून्स है दलात के एकदम पास में ही। और फिर नेक्स्ट स्टॉप है होचिमिन। होचिमिन में आप बियर स्ट्रीट जा सकते हो, मेकोंग डेल्टा जा सकते हो, गुची टनल जा सकते हो, फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हो। और एक लास्ट ऑप्शन है फुक्वाक। फुक्वाक का भी रिसेंटली कुछ चल रहा है कि पहले वो वीज़ा फ्री था इंडियंस के लिए, अभी वहाँ पे वीज़ा लगने लग गया है। फुक्वाक इज़ लाइक वियतनाम में जितने भी लोग हनीमून पे जाते हैं वो फुक्वाक जाते हैं। वो एक आइलैंड है, काफ़ी सुंदर आइलैंड है। और वहाँ पे आप जा सकते हो, तो वहाँ से फिर वापस हो ची मिन आओ और इंडिया आ जाओ। लाइक दैट कैन बी योर ट्रिप। और खाने का लोकल ट्राई करो। वेज वहाँ पे है हर चीज़ में, मतलब जैसे आपको बान मी खाना है, बान मी इज़ लाइक सैंडविच, तो उसमें आपको वेज चिकन और बाकी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो आपको वेज मिल जाएगा सब जगह, नहीं तो इंडियन रेस्टोरेंट मेन जगहों पे है तो वो आपको मिल जाएंगे। सिंपली गूगल पे डालोगे मिल जाएगा सब, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। गूगल मैप आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। वो गूगल मैप तभी चलेगा जब आप अच्छा सिम कार्ड लोगे। सिम कार्ड लो, कैश रखो और गूगल मैप चलाओ और चिल करो। ग्रैब ज़रूर डाउनलोड करके रखना, वो बहुत काम आती है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है वियतनाम के बारे में, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो जिसमें मैंने और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। मैंने अपने एक हाईलाइट बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने सारा वियतनाम का कवर किया हुआ है। मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल किया वो आप लाइव उसमें भी देख सकते हो। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप। बाय बाय, थैंक यू।